Today again I'm with a very special person. He is very young and very dynamic leader and President of Haryana Janhit Congress. Yes, I'm with Shri Kuldeep Vishnoi. Vishnoi sir, welcome to my show. थैंक यू सो मच। अभी हाल में आपने 57 दिनों की रथ यात्रा की। 23 साल पहले आडवाणी जी ने भी रथ यात्रा की थी। तो ये जो रथ यात्रा था आपका, वो उनसे प्रभावित था या कुछ और कारण? नहीं, कारण दो कारण थे इस रथ यात्रा के। पहला मेरे पिताजी की इच्छा थी पिछले विधानसभा के बाद कि चुनाव में जिस प्रकार का नतीजा हम चाहते थे वैसा नहीं आया, तो उनकी सोच थी कि भाई कुछ ना कुछ लोगों को हमारी पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम हम समझा नहीं पाए, तो विल टूर ऑल ओवर हरियाणा। एक तो अपनी पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम समझाएंगे, और दूसरा कारण था कि मैं हरियाणा के हर इलाके में जाके खुद अपने महसूस करना चाहता था। डेटा ही मैंने इकट्ठा किया कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आम आदमी से लेके किसान, कर्मचारी, व्यापारी, और सबका मैंने एक डेटा तैयार भी किया ताकि एक फ़र्क सरकार दिखे, सरकार आती डे वन से काम दिखे। तो बहुत अलग अनुभव हुआ, बहुत नया सीखने को मिला, बहुत अच्छा सीखने को मिला, और बहुत दुखदायी चीज़ें भी देखने को मिली। Before going further, it's time to watch a special report on Shri Kuldeep Vishnoi. Born on 22nd September 1968, Kuldeep Bishnoi is a member of the 15th Lok Sabha representing the Hisar constituency in Haryana and is the president of Haryana Janhit Congress. Prior to this, he was elected to the 14th Lok Sabha and had represented the constituency of Bhiwani. Kuldeep Bishnoi and his father Bhajan Lal founded the Haryana Janhit Congress. Bishnoi contested the 2009 Haryana Assembly elections from Adampur constituency and defeated Jai Prakash, a Congress candidate and former union minister. Kuldeep Bishnoi won the Hisar 2011 Lok Sabha by-election following the death of his father. Last year, in September 2013, Bishnoi declared his support for the Bharatiya Janata Party by backing the party's prime ministerial candidate Narendra Modi with his party Haryana Janhit Congress. Bureau Report, Lok Sabha Television. सड़कों की जो हालत है, कुछ क्षेत्रों को आपने कहा कि वहाँ तो विकास बहुत है, लेकिन बहुत जगह ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ विकास नहीं है। तो अब दूसरी बात है, एक और आपने कहा कि अगर आपकी सरकार बनती है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो 6 महीने के अंदर किसानों की जो पानी की समस्या है उसको आप दूर कर देंगे। तो उसका कोई प्लान करा है आपने, कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, समस्याओं की जिसे आपने जिक्र किया, समस्या पानी की भी है, सड़कों की भी है, सीवर की भी है, बेरोजगारी की भी है। पहली बात आपने जो कही कि भाई कोई सिर्फ एक ही इलाके का विकास देखा, तो वो सबसे बड़ा मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी है कि हरियाणा में लगभग 16-17 साल से जात पात को बढ़ावा दिया जा रहा है, इलाकावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैंने हर 200 किलोमीटर पे ठेके जरूर देखे शराब के, लेकिन मैंने स्कूल, कॉलेजेस, डिस्पेंसरीज, शौचालय नहीं देखे कहीं पे भी, कई किलोमीटरों तक। सड़कें कम थी, खड्डे ज़्यादा थे, सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल, किसानों का बुरा हाल। और एक इलाके में गया, किलोई के अंदर में, विधानसभा जो मुख्यमंत्री की है वहाँ और बाकी हरियाणा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन दूर करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और जैसा पानी की समस्या का बात आपने जिक्र किया, तो बहुत लंबे समय से एक लंबित मामला पड़ा है SYL नहर के निर्माण का, जो कि जब हरियाणा पंजाब का डिवीज़न हुआ उस वक्त हरियाणा को अपने हिस्से का पानी मिलना था जो पंजाब नहीं दे रहा। तो मेरे पिता स्वर्गीय जननायक चौधरी भजन लाल जी ने, चाहे वो कपूरी गांव से नहर के निर्माण की बात थी, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात थी, या और संघर्ष करने की बात थी, सारा काम उन्होंने किया। तो SYL का मामला किसी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। अगर केंद्र सरकार चाहे और स्टेट सरकार चाहे तो पानी कल सुबह शुरू हो सकता है आना, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। तो 6 महीने भी नहीं लगेंगे, उससे भी कम समय लगेगा। अगर SYL का पानी आता है तो समान बंटवारा हो जाए पानी का, तो हम टेल तक पानी पहुँचा दें। तो आपको लगता है कि चूँकि केंद्र में सरकार कांग्रेस की है, यहाँ अभी सरकार कांग्रेस की है, लेकिन उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आपको नहीं दिख रहा? नहीं, कुछ क्योंकि किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, किसी ने भी। सरकारें जैसे रही, पहले चौटाला साहब की सेंटर में रही, NDA के साथ वो थे, लेकिन क्योंकि बादल भी NDA से थे और चौटाला साहब से दोस्ती ज़्यादा समझी हरियाणा के हितों से ऊपर, तो पानी नहीं लेके आ पाए। लेकिन मेरी सोच और मेरी धारणा कि हमारा बेस ही किसान रहा हमारी पार्टी गठन का, तो मेरी प्राथमिकता है, चाहे क्योंकि मैं NDA का हिस्सा भी हूँ और जो हालात मैं देश में देख रहा हूँ, तो NDA की गवर्नमेंट का आना लगभग तय समझ के हम चल रहे हैं, लोगों की भावनाओं के अनुरूप।
तो एनडीए की सरकार अगर ऊपर है और हम हरियाणा में अगर एनडीए के हिस्से में सरकार बनाते हैं तो मैं नहीं समझता अगर मन से मैं चाहूँगा तो विलम्ब हो सके इस पानी में। आप एक बात और कहते हैं कि हरियाणा में क्राइम का जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा है और उसका एक मेजर कारण है यहाँ जॉबलेस यूथ बहुत है। आपकी अगर सरकार बनती है कैसे आप अचानक क्रिएट करेंगे जॉब जो यूथ को जॉब देखिए मिले? बहुत से आइडियाज़ मेरे जहन में हैं जिसमें से सबसे इजी दो बातें आपको बताना चाहूँगा, बाकी तो हम घोषणा पत्र के दौरान ही बता पाएंगे। सबसे पहला तो लाखों पद, लगभग 2,38,000 पद सरकारी अभी तक रिक्त पड़े हैं हरियाणा के अंदर, आते ही हम वो भर सकते हैं। दूसरा, हम इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देंगे हरियाणा के अंदर। अगर नए कारखाने हमारे हरियाणा में आएंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा और जॉब जनरेट होंगे, और हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का ही बढ़ावा देंगे, इसमें सब्सिडाइज करेंगे ताकि ना केवल नौजवान खुद आत्मनिर्भर हो सके बल्कि और यूथ को भी जॉब दे सके। तो ऐसे ये 3 आइडियाज़ मैंने आपको बताए जो मेरे जहन में हैं, क्योंकि यूथ को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। आई एम यंग, आई एम एजुकेटेड, तो उनके दिमाग में रहता है कहीं ना कहीं कुलदीप समझेगा, तो मेरी प्राथमिकता भी वो रहेगी। जॉब देने की बात चौटाला जी ने भी की थी और टीचर्स को काफ़ी जॉब दिया गया, लेकिन अब वो जेल में है, तो आपको डर नहीं लगता? देखिए वहाँ भ्रष्टाचार था, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर 4 इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। अब एक ही का फैसला आया, उन्होंने जो मेरिट पे जिनको रोज़गार मिलना चाहिए था उन गरीब लोगों को अपेक्षित रखा, अपेक्षा की उन लोगों की, और पैसे लेकर लोगों को रोज़गार दिया, टीचर दिया। टीचर जो है जो एक बच्चे का भविष्य बनाता है, अगर वहीं आप करप्शन लेके आओगे तो आप कैसे हरियाणा का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता करप्शन फ्री मेरिट पे हम रोज़गार दिया जाएगा, किसी कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ मेरिट के आधार पे हमारी सरकार आएगी तो रोज़गार। उसमें एक जो कमी दिखती है हरियाणा में वो ये कि आपके यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वैसे नहीं हैं जो आदमी को इस लायक बना पाएँ कि वो कोई तुरंत कोई रोज़गार कर ले पाए, स्वरोज़गार कर पाए। इसके लिए कुछ प्लान करेंगे आप क्या? बिल्कुल ठीक कहा। हमारे हरियाणा में सबसे अहम मुद्दों में ये भी एक है नंबर 2 पे कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। हम इतने अच्छी यूनिवर्सिटीज़, बहुत अच्छे कॉलेजेस का निर्माण पूर्व सरकारें नहीं कर पाएँ। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हर डिस्ट्रिक्ट पे खोले ताकि नौजवानों को टेक्निकल नॉलेज मिले। अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे टीचर्स हम हरियाणा में लाने के लिए इंसेंटिव्स अच्छे देंगे, और कुछ इलाकों में अगर कोई लोग यूनिवर्सिटियाँ खोलते हैं उनको डबल इंसेंटिव या एजुकेशनली बैकवर्ड घोषित कर सकते हैं, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी में अगर टैक्स ना देना पड़े तो कम से कम हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी तो अच्छी हमारे यहाँ के। और टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट मैंने इसलिए कहा कि आज भी गुड़गांव में अगर कॉल सेंटर्स हैं या मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज कुछ लगी हैं तो उनके अंदर भी आज दिल्ली से या यूपी से लोग आके जॉब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो टेक्निकली साउंड नहीं है एक्सेंट से और चीज़ों से। तो ये जो हम इंस्टीट्यूट खोलेंगे हर डिस्ट्रिक्ट पे, उससे हम नौजवानों को जॉब से रिलेटेड हम एजुकेशन दे पाएंगे। विष्णु जी, एक बात जो है बार बार आपके जो विरोधी हैं, चाहे वो चौटाला साहब हों चाहे कांग्रेस हो, ये कहती है कि जनहित कांग्रेस जो आपकी पार्टी है हरियाणा जनहित कांग्रेस, उसकी पकड़ सिर्फ हिसार या उसके आसपास है, बाकी कहीं नहीं है। आप देखिए जी, कैसे बढ़ाएंगे इसको? मुझे हंसी आती है इनकी इस बात को सुनकर, क्योंकि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में हमारा परिवार सिर्फ एक परिवार है जिसको पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता दिल से चाहती है। जिसके सिर्फ एक सिंपल से एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ। मेरे पिताजी ने फरीदाबाद से चुनाव लड़ा, जो लोकसभा का जो यूपी और दिल्ली बॉर्डर है वहाँ से वो जीते, वो एक कोना हरियाणा का है। मेरे बड़े भाई साहब ने कालका से 4 चुनाव लड़े, वो हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ बॉर्डर पे है, चारों चुनाव जीते। मैंने भिवानी से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा जो राजस्थान बॉर्डर पे है, मैं वहाँ से जीता, वो तीसरा कोना हरियाणा का है। मेरे पिताजी ने करनाल से सांसद का चुनाव लड़ा, वो मध्य हरियाणा है, वहाँ से वो एमपी बने। और मेरे कज़न ब्रदर टोहाना से फतेहाबाद से एमएलए बने, जो कि चौथा कोना है, पंजाब बॉर्डर पे है। तो सिर्फ एक हिसार सेंट्रिक जो ये बात करते हैं ये उनकी बौखलाहट है, नई बात। 2009 का जो असेंबली चुनाव था हरियाणा का, सिर्फ 6 सीट आप जीत पाए, तो ये बात तो सही लगती है? नहीं, ये बात सही इसलिए नहीं है क्योंकि 2009 में हमारी पार्टी को बने सिर्फ 1 सवा साल हुआ था, पहली बात। और दूसरा, बीएसपी से अलायंस होकर हमारा टूटा, तो हम गांव में लोगों को समझा नहीं पाए कि अकेला भी सक्षम हो सकता है सरकार बनाने के अंदर। और हमारे 6 विधायक सिर्फ हिसार से नहीं आए थे। आपको हैरानी होगी सुन के कि हमारे 6 विधायक अलग अलग जातियों से, अलग अलग कोनों से थे। असंध, करनाल डिस्ट्रिक्ट, पानीपत डिस्ट्रिक्ट,
महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हिसार डिस्ट्रिक्ट, भिवानी डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो 6 अलग अलग जिलों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग कोनों से मेरे विधायक बन के आए हैं। तो अगर यादव सिर्फ हिसार से जीत के आते 6 के 6 MLA, तो ये बात सही है। लेकिन एक जगह आपका मैनेजमेंट थोड़ा पूरा दिखता है, 6 विधायक जीत के आते हैं और 5 चले जाते हैं। देखिए, हरियाणा का या देश का इतिहास रहा है कि जब भी ऐसे समीकरण बने हैं जब विधायकों को खरीद फरोख्त करनी पड़े, तो विधायक आमतौर पे हर आदमी मेरी तरह बिकाऊ नहीं होता वाली बात नहीं होती। आप क्योंकि मजबूत हैं, बाकी मुझे लोग मुझे मजबूत डिप्टी नहीं चीफ थे। मिनिस्टर बनाने की कोशिश की, मैं नहीं बिका तो मेरे MLA खरीद लिए। अगर आप हरियाणा के नेताओं का इतिहास देखें, 1982 में चौधरी देवीलाल जी के सारे MLA छोड़ के भाग गए थे, ऐसे माहौल बना था। मेरे पिताजी लेके आए थे उनको। 1992 में चौधरी बंसीलाल जी के सारे MLA चले गए थे, मेरे पिताजी लेके आए थे उनको। तो 2004 में BSP के 4 विधायक राजस्थान में, चारों अशोक गहलोत जी लेके चले गए। कि तो क्या मायावती जी को, देवीलाल जी को, बंसीलाल जी को, भजनलाल जी को क्या पॉलिटिक्स नहीं आती थी? तो वही समीकरण मेरे रहे कि भाई जब हालात ऐसे बने, तो जब सूटकेस खुलते हैं उनके सामने या मंत्री पद का ऑफर होता है, तो हर आदमी अपने सिद्धांत पे खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है आज के दौरान। विधायकों को तोड़ने का गुर आपके पिताजी में बहुत था, लेकिन लगता है वो आपको उसी का खामियाजा भुगतना पड़ गया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी के समय कोई भी काम, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कोई भी काम जिसको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, लॉ अलाउ करता है, वो इलीगल नहीं हो सकता। जब चौधरी भजनलाल जी मेरे पिताजी ने MLA तोड़े, तो उनकी इच्छा से कानून इजाज़त देता था उस वक्त, तब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था। फिर एक 1/4 का आया, फिर 2/2 का आया, फिर 2/3 का आया। अब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो ये कहता है कि विधायक चाहे सारे के सारे कहीं मर्ज नहीं कर सकते, पार्टी मर्ज होगी। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। तो जो चौधरी भजनलाल जी ने किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल काम नहीं था। आज वो इलीगल है क्योंकि कानून बन गए हैं। नहीं, इलीगल कैसे? अगर 2/3 आपको मिलता है और मेजोरिटी बन जाती है, वो कानून ये कहता है कि अगर 2/3 आपने जोड़ लिया तो आपका टूट नहीं, वो नहीं, तो कानून ये नहीं कहता है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शन 9 में अगर आप जाके देखेंगे, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि पार्टी एक पेड़ है और बाकी उसके विंग्स हैं, विधायिका विंग, MP विंग, यूथ विंग, महिला विंग। तो एक ब्रांच एक पेड़ को मर्ज नहीं कर सकती। नहीं, लेकिन अगर 2/3 है, नहीं, वो नहीं, 66% है, तो वो एक ब्रांच कैसे? वो खुद पे देंगे ना? नहीं, वो नहीं, क्योंकि अगर आज जैसे यूपी फॉर एग्जांपल राजस्थान के चारों विधायकों ने कहा कि हमने BSP मर्ज कर दी है, चारों के चारों ने, तो क्या आज मायावती कांग्रेस के अंदर है? और अगर हरियाणा में अगर चारों BJP के विधायक कह दें हम तो कांग्रेस से मर्ज कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी एडवांस सारे कांग्रेस में चले गए? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर पार्टी डिसाइड करे कि हमने हमारी पार्टी BJP में मर्ज करनी है, उस सूरत में अगर 2/3 विधायक कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तब उनको एक अलग पार्टी का स्पीकर के हाथ में बना सकते हैं। लेकिन वो 2/3 लोग एक पार्टी मर्ज नहीं कर सकते हैं। जिस पार्टी का कोई संविधान है, जिस पार्टी की कोई परिभाषा है, जिस पार्टी के कोई असूल है, तो वो कैसे पार्टी को पूरी पार्टी का फैसला कैसे कर सकते हैं? इट्स टाइम टू गो फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे ट्यून्ड। नवंबर में चौटाला साहब एक फंक्शन करते हैं और नकवी साहब उस मंच पे आते हैं। एज ए पॉलिटिशियन, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं भी चौधरी देवीलाल जी का बहुत सम्मान करता हूँ। 100वां जन्मदिन मना रहे थे। इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल फंक्शन। पंजाब के चीफ मिनिस्टर, NDA के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटक हैं बादल साहब। बादल साहब आपका विरोध क्यों करते हैं? मेरी समझ से बाहर है। कम से कम सुखबीर को तो हमारा साथ देना चाहिए। गठबंधन का एक धर्म भी होता है। आप नेशनल लेवल पे किसी और के साथ हैं, यहाँ एब्सोल्युटली जो सबसे बड़ी पार्टी जिसका विरोध आप झेलेंगे वो अकाली दल के साथ जुड़ी हुई है। गठबंधन का धर्म नहीं है जो बादल साहब कर रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से भी गलत है और राजनीतिक रूप से भी गलत है। NDA सिर्फ 4 दलों का गठबंधन है और उसमें एक दरार दिख रही है, ठीक नहीं है ये? NDA चाहे 4 का हो, 3 का हो, 5 का हो, फैसला अंत में जनता ने करना है। वेलकम बैक। वी आर इन टॉक्स विद श्री कुलदीप बिश्नोई जी। 2011 में आप सांसद बने, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ था। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतना भी नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आए जरूर थे हिसार में और आखिरी 3 दिन के लिए आए थे। कोई भी पॉलिटिकल आदमी समझ सकता है कि चुनाव के समीकरण, जब चुनाव अनाउंस हो जाता है, कैंडिडेट्स मैदान में आ जाते हैं, तो वो 2-4 दिन के अंदर ही फाइनल हो जाता है कि भाई ये आगे, ये पीछे, या इनमें मुकाबला है। तो मुकाबला मेरे और अजय के अंदर था। कांग्रेस तो मुकाबले से बाहर थी, सबको पता था, और कांग्रेस की वह जमानत भी जब्त हुई थी मेरे चुनाव के अंदर। अरविंद जी आए, उन्होंने सिर्फ हर जगह जाके यही बात कही कि कांग्रेस के खिलाफ वोट दीजिए, बाकी 39 कैंडिडेट्स और में जो आपको ईमानदार लगे।
तो मुझे बड़ी हैरानी हुई सुन के, क्योंकि जो चौटाला परिवार जिनके ऊपर 4 क्रिमिनल केसेस, करप्शन के चार्जेस के केस चल रहे हों, डिसप्रपोर्शनेट एसेट का, SCS रिक्रूटमेंट का, टीचर रिक्रूटमेंट का इसमें सजा हुई है, प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट का भी वो 3 पेंडिंग है इनमें, तो उनको भी वो कैसे ईमानदार मान सकते थे। और उन्होंने ये कहा कि भाई कांग्रेस के अलावा आप किसी और को वोट दे दें, तो ही वॉज सपोर्टिंग ऑल 39। लेकिन उनकी राजनीति को लोगों ने सराहा है, 30% के आसपास उनको वोट मिला है दिल्ली में। आपको क्या लगता है उनका असर, अगर उनकी पार्टी हरियाणा में लड़ती है और उन्होंने ये घोषणा भी की है कि सारे सीटों पे लड़ेगी, चाहे वो लोकसभा का सीट हो चाहे विधानसभा का सीट हो, आपको लगता है कि आपके लिए एक खतरा? देखिए, खतरा होना नहीं होना है, पर इसका फैसला तो पब्लिक करेगी या परमात्मा करता है, लेकिन प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है और हर स्टेट के इश्यूज़ फ़र्क होते हैं, हर स्टेट के नेता फ़र्क होते हैं। जो अरविंद जी ने 1 साल मेहनत करके यहाँ पर जो बात भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी, वो संघर्ष मैं 7 साल से कर रहा हूँ और हर गांव, हर इलाके, हर मोहल्ले, हर कस्बे के अंदर लोगों को पता है कि कुलदीप ना बिका ना झुका, मैंने लाठियाँ तक खाई हैं, बलात्कार हुए सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ, कोई हादसा होता है सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ। तो ये जो आज नेता कह रहे हैं हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, ये नेता उस वक्त कहाँ थे जब दलितों पर अत्याचार हो रहा था, जब किसानों की ज़मीनें ज़बरदस्ती हुडा एक्वायर करके दे रहा था कॉर्पोरेट हाउसेस को, तब मैंने लाठियाँ खाई थी, मैंने कुर्बानियाँ दी थी। तो लोग इस बात को समझ चुके हैं और लोग जान चुके हैं कि भाई कुलदीप सिद्धांतों की और ईमानदारी की राजनीति करता है। बाकी चाहे केजरीवाल जी की पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, कोई भी पार्टी है, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ेंगे, फैसला जनता ने करना है। आप अन्ना हजारे के समर्थक हैं, आप उनका समर्थन करते हैं, फिर केजरीवाल का समर्थन क्यों नहीं करते आप? नहीं, देखिए, मैं केजरीवाल साहब की वर्किंग का मुझे थोड़ा सा कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क दिखता है, वो थोड़ा अभी कुछ दिनों के बाद ही मैं कमेंट कर पाऊँगा। लेट हिम गवर्न इट, बिकॉज उनका वेवी एटीट्यूड रहता है। इन्होंने पहले मैं आपके अदालत में देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, अच्छा, फिर राजनीति में आ गए। फिर कहा इलेक्शन से पहले कहा कि मुझे बच्चों की कसम है, मैं कांग्रेस की ना सपोर्ट लूँगा ना बीजेपी लूँगा ना दूंगा, वो सपोर्ट भी ले ली। फिर कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, विपक्ष के अंदर बैठेंगे, चाहे दोबारा चुनाव करना पड़े, वहाँ से भी बैकआउट किया। तो ये चीज़ें एक अच्छे नेता को शोभा नहीं देती हैं। मैं नहीं कहता गलत है, तो ये वो तो फैसला जनता करती है। दिल्ली सरकार जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने लोगों से पूछा, काफ़ी सभाएं की और तब वो अंततः वो फिर दिल्ली उन्होंने का बनाया। एक एक्स नंबर ऑफ वोटर ने वोट दिया है दिल्ली सरकार के अंदर, और आप एक कितने नंबर ऑफ आदमी से पूछ के अगर आप करते हैं तो दिस आई वुड कॉल इट ए ड्रामा फ्रैंकली। अब अदरवाइज लोगों ने अगर मत दिया है, कांग्रेस आपको बिना शर्त समर्थन दे रही है, आपके वो सिद्धांत कहाँ चले गए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वाले थे? आपके वो सिद्धांत कहाँ चले गए कि जब मैं कहता था कि मैं बच्चों की सौगंध खा रहा हूँ? तो वो पब्लिक में फिर ये बातें क्यों नहीं कही इन्होंने? मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं किसी हालत के अंदर सरकार नहीं बनाता। जैसे हरियाणा के अंदर भी सेम सिचुएशन आई थी, 40 कांग्रेस के थे, 6 मेरे थे, 46 चाहिए था, तो मुझे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना रहे थे। मैं कहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ वोट लिया, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट लिया मैंने। नहीं, लेकिन आप रह गए, आपने स्वीकार नहीं किया और बाकी 5 लोग चले गए, खरीद लिए चलिए उन्होंने। कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का गठबंधन, आपने कहा सितंबर में ही कहा जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया, तो आपने कहा कि आपकी पार्टी एनडीए गठबंधन में है, आप रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। नवंबर में चौटाला साहब एक फंक्शन करते हैं और नकवी साहब उस मंच पे आते हैं, तो ये किस तरह की राजनीति? देखिए, वो जो ओम प्रकाश चौटाला साहब का जो फंक्शन था, उनके बेटे ने किया पार्टी, वो हर साल चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाते हैं। एज ए पॉलिटिशियन, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं भी चौधरी देवीलाल जी का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी, जैसे मैंने ज़मीन से उठ के संघर्ष किया है, ऐसे उन्होंने भी ज़मीन से उठ के अपनी पार्टी बनाई, संघर्ष किया था। ही वॉज अ ग्रेट लीडर। तो उनके 100वां जन्मदिन मना रहे थे। इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल फंक्शन, इट वॉज अ सोशल फंक्शन। और सोशल फंक्शन में अगर मुझे भी कोई आमंत्रित करता, चौटाला परिवार को छोड़ के, हुड्डा परिवार, करप्ट लोगों को, तो मैं अवश्य स्टेज पे जाता, इसमें क्या गलत बात। और नकवी साहब वहाँ गए, उन्होंने गठबंधन के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि जब बाहर आए प्रेस ने पूछा, उन्होंने कहा जी इसको राजनीतिकरण मत दीजिए। उसकी स्पष्टीकरण राजनाथ जी भी सोनीपत जाके दे चुके हैं, सुषमा जी भी दे चुके हैं, गडकरी जी भी दे चुके हैं, मुरली मनोहर जोशी जी भी दे चुके हैं, अरुण जेटली साहब भी दे चुके हैं कि भाई ये गठबंधन हमारा कुलदीप के साथ रहेगा और लंबा चलेगा, जैसे पंजाब में बादल के साथ चला। पंजाब के चीफ मिनिस्टर एनडीए के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटक हैं बादल साहब। बादल साहब आपका विरोध क्यों करते हैं? वो ये क्यों चाहते हैं कि चौटाला साहब के साथ गठबंधन हो? मोदी साहब तो नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। मोदी साहब के साथ तो मेरे बहुत लंबे ताल्लुकात हैं, बातचीत भी उनसे हुई है मेरी। ये सिर्फ बादल साहब अवश्य चाह सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत पुराना ताल्लुकात
चौधरी देवीलाल परिवार के साथ पगड़ी बदली हुई है इन्होंने। इनका भाईचारा है उनके साथ, और उनको लाजमी बात है भाईचारा को भ्रष्टाचार से ऊपर दिख रहा है, पहली बात। और दूसरा मेरी समझ से बाहर है, कम से कम सुखबीर को तो हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी की राजनीति आगे करनी है। जब गठबंधन हुआ तब भी बादल साहब थे, वो भी एनडीए का हिस्सा थे। देखिए अभी एनडीए में सिर्फ 3 घटक दल नहीं नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। और उसमें एक घटक दल जो है वो दूसरे घटक दल को कह रहा है कि वो उसके बजाय कोई और हो। तो बादल साहब अलायंस कर रखा है ना हरियाणा में चौटाला के साथ, तो अलायंस रखे, हमें क्या आपत्ति है, उनका अलायंस चल रहा है। लेकिन बीजेपी किससे अलायंस करेगी, फैसला बीजेपी लेगी। लेकिन ये गठबंधन का एक धर्म भी होता है। आप नेशनल लेवल पे किसी और के साथ हैं, यहाँ एब्सोल्युटली जो सबसे बड़ी पार्टी जिसका विरोध आप सहेंगे झेलेंगे वो अकाली दल के साथ जुड़ी हुई है। तो ये अजीब सा देखिए, ये विरोधाभास है। गठबंधन का धर्म नहीं है जो बादल साहब कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे अगर आप एक पार्टी के साथ हैं और अपने स्टेट में आप कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र चाहिए, और दूसरी ओर एक दूसरे राज्य के अंदर आप एक ऐसी पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर रखा है जो एक तो जो ना एनडीए का हिस्सा है, और दूसरा पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर सजा हुई हो, आप उसके साथ अलायंस कर रहे हो। तो ये सैद्धांतिक रूप से भी गलत है और राजनीतिक रूप से भी गलत है। और जहाँ तक बादल साहब के प्रेशर की बात है, उन्होंने तो गठबंधन ना होने के लिए बहुत प्रेशर किया था जब चौटाला साहब को सजा भी नहीं हो रखी थी, तब भी नहीं रुकवा पाए। अब तुड़वा कह सकते हैं वो, अब चौटाला साहब भी जेल में है। करप्शन सबसे बड़ा इशू है, भ्रष्टाचार का मुद्दा मैं नहीं समझता कोई बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो वो किसी दूसरी पार्टी को एक हाथ में पकड़ के दे देगी कि भाई एक तरफ करप्शन, एंटी करप्शन की बात करते हैं, एक तरफ करप्ट कॉन्विट के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टी आज मैं समझता हूँ लालू जी के साथ या कोई भी पार्टी चौटाला जी के को हाथ लगाना नहीं चाहेगी, क्योंकि आज जो एंगर लोगों का है, गुस्सा लोगों का है, वो भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे ज़्यादा है। एनडीए सिर्फ 4 दलों का गठबंधन और उसमें एक दरार दिख रही है, ठीक नहीं है ये? नहीं, चाहे गठबंधन चाहे एनडीए चाहे 4 का हो, 3 का हो, 5 का हो, फैसला अंत में जनता ने करना है कि वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं, चाहे वो अकेला हो, चाहे 3 हो या 4 हो या 5 हो। तो आपको लगता है नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त हवा है पूरे देश के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है, कांग्रेस के खिलाफ लोगों का रुख काफ़ी मुखौटा उनका खुला है करप्शन को लेकर। रोज़ आए दिन एक घोटाले पे घोटाला खुलता है, एक घोटाला ख़त्म होता नहीं दूसरा घोटाला सामने आ जाता है। तो एक वो भी इशू है। मोदी साहब का खुद का करिश्मा बहुत ज़बरदस्त है, रैलियों में जन सलाह उभरता है। बीजेपी ने भी जो फैसला किया, हम उस फैसले के पूर्ण रूप से। इसी साल चुनाव होने हैं लोकसभा के, आप गठबंधन में हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, हरियाणा में कितने सीटों पे आप लड़ेंगे लोकसभा? देखिए, ऐतिहासिक जीत होगी और आज की डेट में कैंडिडेट्स पे डिपेंड करेगा दोनों का हमारा। हम क्लीन स्वीप हर हालत में कर सकते हैं। आप कितने सीटों पे लड़ेंगे आप? हमारा तो 8-2 है, 2 पे हम लड़ रहे हैं, 8 पे बीजेपी लड़ रही है जी, वो 2 सीट कौन सा है? अभी तो एक हिसार फाइनल है, क्योंकि आई एम सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारी घर की सीट है। दूसरी पे हमारी चर्चा होनी है, हमारी दोनों पार्टी का कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी, ओके वो फैसला लेगी। ओके, इसी सप्ताह होनी है दूसरी? इसी सप्ताह फैसला होगा हमारा। जी ठीक है। क्योंकि आफ्टर द फैसला ओनली वो एक पैनल मांगा है इनसे। बीजेपी ने 15 जनवरी तक का समय दिया है हरियाणा को कि भाई आप जो हमारी 8 सीटें हैं उनका पैनल बना के भेजिए। तो ऑब्वियसली उससे पहले मेरे से बैठना पड़ेगा उनको एक सीट पे। राजनीतिक तौर पे राहुल गांधी, उनकी जो राजनीतिक समझ है अच्छी है, मेरी वो ये अपनी आपको सोच क्या है दैट ही हैज मिस्ड द बस, क्योंकि उनसे बहुत उम्मीदें नौजवानों को थी, उनसे बहुत उम्मीदें देश की जनता को थी। उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे मैं समझता हूँ, क्योंकि उनका वो विजन जो है, वो विजन, ही इज नॉट अ विजनरी मैन। उनको जो पढ़ा के भेजा जाता है वो बोल देते हैं, अपनी तरफ से जो बोलते हैं वो राजनीतिक सोच नहीं दिखती है कहीं ना कहीं। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चिंता जो है, इस पर चिंतन करना चाहिए, वो राहुल गांधी है। क्योंकि राहुल गांधी जब तक हैं तब तक कांग्रेस पावर में नहीं आ पाएगी। नहीं, मतलब ये क्या इसलिए कि उनको ढंग की ट्रेनिंग नहीं मिली, या आप वंशवाद के खिलाफ हैं आप? नहीं, वंशवाद के खिलाफ नहीं हूँ मैं, क्योंकि जब एक डॉक्टर को, अगर आप डॉक्टर के बेटे को आप डॉक्टर एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक लॉयर के बेटे को आप लॉयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो एक पॉलिटिशियन के बेटे को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? तो फिर राहुल गांधी अगर कॉन्स्टिट्यूशन, राहुल गांधी को भी एक्सेप्टेंस मिल जाना चाहिए। नहीं, मैं वर्किंग की बात कर रहा हूँ। हम लोग पब्लिक सर्विस में है, डॉक्टरी पब्लिक सर्विस में है, लॉयर पब्लिक सर्विस में है, पॉलिटिशियन ही पब्लिक सर्विस में है। वो रजवाड़ों के ज़माने तो है नहीं कि मुकुट उतार के बड़े बेटे के सिर पे रख दिया। हम वोट लेके जीत के आते हैं, तो पब्लिक डिसाइड करती है। इसलिए वंशवाद की बात आपके साथ भी तो यही हुआ ना, टोपी उठा करके आपके नहीं, पर सर पे रख दिया। मैं राज्यसभा का एमपी नहीं हूँ, मैं लोकसभा का एमपी हूँ, तो वो मुखौटा नहीं रखा गया। मैं पब्लिक में जाके लोगों ने मुझे वोट दिया, और वंशवाद के खिलाफ नहीं हूँ मैं राहुल गांधी जी की सोच के खिलाफ हूँ, क्योंकि ही डजंट हैव पॉलिटिकल सोच, ही डजंट हैव अ पॉलिटिकल करिश्मा।
तो he has missed the bus. He has no future, I personally feel. It was really nice talking to you. Thank you so Wish you very good luck for next Lok Sabha election. much. Thank you so much. In our next episode, we will again come back with a special person. Keep watching Lok Sabha television.